यार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस मज़ेदार सी वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर 1 के जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान भाषा में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी क्या कर दीजिएगा, तो दो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाद बाकी जो बात रही समझाने की, तो वो चैप्टर को मैं अपनी पूरी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो के अंत तक में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की क्रियाकलाप करते हैं। आप देखिए, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे 6 क्लास वगैरह में कि रासायनिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, ठीक है। परिवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। एगो भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। एगो रासायनिक परिवर्तन होता है ना। एगो भौतिक परिवर्तन होता है, एगो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब देखिए कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के भौतिक व्यवस्था, भौतिक जो अवस्था होता है उसमें परिवर्तन होता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था की बात करें तो पदार्थ के बाहरी जो होता है, जैसे कोई भी चीज़ में परिवर्तन हुआ और हम उसको पुनः उसी परिवर्तन में ला लिए। जैसे मान लीजिए एगो बैलून है, ठीक है। ये बैलून में हवा नहीं भरा हुआ है। बैलून है एगो एगो बैलून ले लेते हैं। उस बैलून में क्या होता है कि हवा नहीं भरा होता है। अब इस बैलून को हवा में हम भर दिए तो ये बैलून फूल गया। फिर इस बैलून में से हम हवा निकाल लेंगे तो फिर ये बैलून इसी बैलून के आकार का हो जाएगा। तो ये परिवर्तन क्या हो गया कि भौतिक परिवर्तन हो गया। समझ में आया। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम कोई भी पदार्थ जो है वो उस अवस्था में जाने के बाद पुनः दूसरा अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे कोई किसी प्रकार का एक उदाहरण लीजिए कि आप देखिए कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे दाल लीजिए। दाल में हम पूरा सारा सामान दे करके उसको हम बना देते हैं, ठीक है, खाने योग्य। अब पुनः जो जैसे मान लीजिए कि हमको चना है। अब देखिए, चना में सारा चीज़ मिला करके हम दाल बना दिए खाने वाला। अब इस दाल से चना नहीं ना प्राप्त होगा। तो ये अभिक्रिया मेरे को रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में आप लोग को कोई दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं रही होगी, ठीक है। अब देखिए आगे की जो है, आगे क्या कहलाता है कि ये जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन वगैरह के बारे में जान लिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब देखिए, ऐसे ऐसे परिवर्तन जिसमें जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी अभिक्रिया ले लीजिए जिसमें नए गुण, पहले जो पदार्थ में गुण था उससे अलग गुण हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद। जैसे कोई भी पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। जैसे मान लीजिए H2 ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए और प्लस में क्लोरीन ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए। अब इसका जब अभिक्रिया करवाएंगे तो ये 2HCl होता है, ठीक है। तो इसका गुण और इसका गुण से ये गुण क्या होता है, अलग होता है। इसका गुण और इसका गुण से ये गुण अलग होता है। इस प्रकार जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो इसमें जो है पहले वाले पदार्थ से जो है जो प्रतिफल के रूप में ये पदार्थ बनता है, ठीक है। तो उसका गुण क्या होता है, अलग होता है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर बात ले तो भोजन का पचना हो गया। अगर भोजन पच जाता है तो पुनः वो उस अवस्था में आ सकता है। जैसे हम कोई खाना खाए फिर वो पच गया तो पुनः वही खाना प्राप्त हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। सांस ले रहे हैं, श्वसन जो है वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लोहे पर जंग लगना क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है। अब देखिए, मैग्नीशियम के फीते का जलना क्या हो गया, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब दूध से दही बना देते हैं। देखिए क्या करते हैं कि कोई भी दूध है, अब दूध से हम लोग दही बना देते हैं, दूध से दही बना देते हैं। अब इस दही को हम सोचेंगे कि दूध में फिर से परिवर्तन कर ले, तो ये संभव नहीं है कि दूध से हम लोग फिर से दही बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है, तो हम लोग ये नहीं, दूध से दही नहीं बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया अगर हो कहीं पर होगा
तो उसका हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि यहाँ पे भाई साहब देखो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहचान कैसे करेंगे? ऐसे कोई भी चीज़ में जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, कौन कौन सी चीज़ परिवर्तन देखने को मिलता है ना। तो वही सारा चीज़ रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कराने में मदद करता है। अब देखिए इन कारकों से रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है वो होती है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया अगर होता है तो उसमें पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है। पदार्थ की स्थिति में अगर बात करें कि कोई भी मोमबत्ती एगो ले लीजिए, मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रहा है। मोमबत्ती अगर जलता है तो क्या होता है कि ये मोम पिघल पिघल कर नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इसका पहले अवस्था ठोस था, पिघल के गिरा तो ये क्या हो गया, द्रव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना इसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब दूसरा नंबर में है कि रंग में परिवर्तन हो जाता है। रंग में, अब रंग में परिवर्तन का एक उदाहरण ले लेते हैं कि रंग में परिवर्तन कैसे होता है कि आप देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में अगर थोड़ा थोड़ा करके नींबू रस निचोड़ेंगे तो वो विलयन का जो है रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में, ऐसे हम लिखेंगे ना वैसे आपको बता देते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में अगर आप लोग नींबू का जो है थोड़ा थोड़ा रस निचोड़ेंगे तो वो जो है उसका रंग कैसा हो जाता है, तो बैगनी रंग जो है ना, उसमें बैगनी रंग होता है। तो ये बैगनी रंग जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, तो ये बैगनी रंग जो है धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहलाता है। अब एक बात आता है कि अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं। ठीक है, और अभिकारक होता है, एक होता है प्रतिफल। अब देखिए मैं कोई एक समीकरण लिख लेते हैं कि समीकरण होता है H2 प्लस में Cl2, H2 प्लस में Cl2 बराबर क्या होता है 2HCl। ये समीकरण हम लिख लिए। ठीक है, अब इसमें पहले हम आपको समझा देते हैं कि अभिकारक क्या होता है भाई साहब, प्रतिफल क्या होता है। अब देखिए अभिकारक ये जो है, ये देख रहे हैं पूरे यहाँ पर ये एगो तीर के निशान मिलेगा और तीर के निशान के इस साइड का भाग ये कहलाता है अभिकारक, और तीर के निशान के जो है ना सामने वाला भाग जो होता है ये कहलाता है प्रतिफल। ठीक है, तो अभिकारक और प्रतिफल के बारे में, यानी तीर के निशान के जो है पीछे वाला भाग अभिकारक कहलाता है, तीर के निशान के आगे वाला भाग प्रतिफल कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो इसमें हिस्सा ले रहे हैं कौन, H2 प्लस में Cl2 हिस्सा ले रहे हैं तब ना 2HCl बन रहा है। तो ये जो है ये H2 और प्लस में Cl2 ये अभिकारक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे अभिकारक, अब अभिकारक होता है, प्रतिफल होता है। प्रतिफल आप या इसको उत्पाद भी कह सकते हैं या इसको प्रतिफल भी कह सकते हैं। ठीक है, या प्रतिफल भी कह लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब देखिए प्रतिफल आप तो समझ गए कि तीर के निशान के सामने वाला भाग जो होता है, जो यानी जो प्राप्त होता है समीकरण में, वही प्रतिफल होता है या उत्पाद होता है। ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में जो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद मिलता है हम लोगों को वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो निर्माण होता है वही उत्पाद कहलाता है। ठीक है, यहाँ आशा है कि आपको प्रतिफल और उत्पाद समझने में, यानी जो है प्रतिफल और ये समझने में आपको कोई भी परेशानी वगैरह दिक्कत नहीं आई होगी। आपको यहाँ पर हम सीधी बात में समझा दिए कि भाई ये सब, ये जो इस साइड होता है तीर के पीछे वाला भाग ये अभिकारक कहलाता है और ये उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला है कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया देख लिए, उसके बाद प्रतिफल उत्पाद वगैरह देख लिए। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये हम लोगों ने शायद छोड़ दिया है। इसमें कहता है कि ये तो हम लोग समझ लिए कि पदार्थ का रंग बदलता है, गर्मी का विकास होता है। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है
तो उसमें ताप जो है ना, ताप में परिवर्तन होता है। ठीक है, ताप में परिवर्तन होता है, ताप में जो है ना परिवर्तन हो जाता है। अगर ताप में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर एगो समीकरण लेकर के मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ताप में परिवर्तन नंबर कितना है भाई साहब, यानी 3 नंबर में है, 3 नंबर में है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में है। ठीक है, कोई भी परिवर्तन में जो ना ताप में परिवर्तन होता है। अब देखिए कि कोई हम ले लेते हैं कि कोई भी जिसमें ऊष्मा निकलता है, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कि कली चूना ले लेते हैं। ठीक है, कली चूना ले लेते हैं और कली चूना पे क्या करते हैं कि हम लोग जल देते हैं। तो कली चूना पे जल देने पर क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसका रासायनिक सूत्र अगर लिखे तो CaO प्लस में H2O में अगर जा देते हैं, CaO पर अगर H2O डालते हैं तो ये क्या बनाता है भाई साहब, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3। ठीक है, और प्लस में ऊष्मा जो है पर्याप्त मात्रा में देता है। तो ऊष्मा जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि ऊष्मा जो हम लोग को प्राप्ति होता है। आगे देखिए कि आगे क्या कर रहा है कि गर्मी का अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद है कि गैस का विकास होता है, यानी गैस जो है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। कोई भी गैस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कैसे बनता है उसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पर देखिए गैस, जैसे कोई भी एक अभी दानेदार जस्ता ले लेते हैं Zn, और Zn पे हमारे HCl अगर दे देते हैं तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड ZnCl। ठीक है, और प्लस में क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज करता है। तो यहाँ पर जो है गैस की उत्पत्ति हुआ हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है रासायनिक अभिक्रिया का जो एक जो नियम हो गया पहचानने का कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्पत्ति होता है। अगला है कि प्रकाश का विकास, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रकाश का भी उत्पत्ति होता है। और यहाँ पर कुछ पार्ट जो है आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में ताप भी उत्पन्न होता है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है, अवक्षेप भी बनता है। अब अगला टॉपिक है कि अगला टॉपिक यहाँ पे अभिकारक प्रतिफल के बारे में बात कर चुके हैं। अगला है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए कोई भी रासायनिक जो है अभिक्रिया अगर होता है तो उसको हम जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं, हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन यहाँ पे बन जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे बन जाता है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसका भी कोई सूत्र होता है, इसका भी कोई सूत्र होता है, इसका भी कोई अलग अलग एक निश्चित सूत्र होता है। जैसे हाइड्रोजन का H2 हो गया, क्लोरीन का Cl2 हो गया। ठीक है, तो इसका भी कोई सूत्र होता है। अगर सूत्र के हिसाब से लिख देते हैं तो इंटरनेशनल जो है वो वैज्ञानिक जो होता है उसको भी पहचानने में आसानी होता है। तो ये जो सूत्र है इसका जो ओरिजिनल नाम है, इसको ओरिजिनल नाम को जब हम सूत्र में लिख देते हैं तो यही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। अब जो ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ये जो है ये हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन, ये क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब इसको हम सूत्र के हिसाब से निरूपित कर देते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। तो इंटरनेशनली जो होता है, इंटरनेशनल वैज्ञानिक जो होता है उसको भी पहचानने में सहूलियत होती है। ठीक है, आगे है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या विकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे करके G लिख देते हैं, ये भौतिक अवस्था की जानकारी हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन अगर यहाँ पर न्यू पेज लेकर के समझाते हैं कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन अगर गैस है तो यहाँ पर हम लोग कोष्ठ में G लिख देते हैं, यही भौतिक अवस्था की जानकारी हो गया। क्लोरीन भी अगर गैस है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि G लिख देते हैं, यानी G मतलब क्या हो गया
कि ये गैसीय अवस्था में, जी मतलब ये गैसीय अवस्था में। तो इस प्रकार जो है ना रासायनिक अभिक्रिया को और भी सुलभ बनाने के लिए, रासायनिक समीकरण को और सुलभ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसकी अवस्था के बारे में भी हम लोग जानकारी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ठीक है, आप देखिए कोई भी रासायनिक समीकरण ले लेते हैं, रासायनिक जैसे कोई भी समीकरण ले लेते हैं, कोई भी समीकरण के बारे में हम अभी जो बात किए थे, CaO प्लस में H2O, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, H2O डालते हैं तो उसके बाद CaCO3 और यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को ये उत्पन्न होता है। अगर यहाँ पर कोई भी परिस्थिति होता है जैसे ताप होता है, दाब होता है, उत्प्रेरक आदि ये सब होता है, तो ये सब को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ताप लिख देते हैं। अगर उत्प्रेरक होता है तो इसके नीचा में हम उत्प्रेरक होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी परिस्थिति हो गया जैसे ताप हो गया, उत्प्रेरक हो गया, तो ये तीर के निशान के जो है ना ऊपर नीचे वगैरह हम लोग लिख करके दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कह रहा है कि आगे के टॉपिक पर बात करें तो संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कोई भी रासायनिक समीकरण जो होता है हम उसको संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्ष हो, यानी बाई ओर और दाई ओर, जैसे यही समीकरण की बात कर लेते हैं तो समीकरण C+O2 ये ले लेते हैं। C+O2 में अगर C और O2 का विक्रिया होता है तो ये CO2 प्लस में ऊष्मा बनाता है। ठीक है, ये बनाता है। ठीक है, अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा कि ये इस साइड जो है, यानी बाई साइड जो तत्व के परमाणु संख्या होगा, ये दाई साइड के तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर होगा। इसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण करने की जरूरत क्या पड़ी उसके बारे में भी हम यहाँ पे आगे में जान लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। 9th क्लास में आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे जिसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसी नियम का पालन करने के लिए जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ये 9th क्लास में टॉपिक था। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें पदार्थ का ना ही विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। तो उसी जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आगे है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, आगे है कि रासायनिक समीकरणों की चरणबद्ध संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल विधि। ये जो है हीट एंड ट्रायल विधि वगैरह दो विधि होता है। ठीक है, दो विधि होता है जिससे हम लोग रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित कर सकते हैं। तो इस विधि पर हम जो है एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए, दोनों विधि जिसमें हीट एंड ट्रायल मेथड रहेगा और उसके बाद एक होता है एल्जेब्रिक जो है ना गणितीय विधि होता है, गणितीय विधि, उस पर हम लोग वीडियो बना देंगे। तो ये दोनों वीडियो आपको अगले आने वाले वीडियो में मिल जाएगी। तब तक के लिए आज की इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग 17 नंबर पेज तक इस वीडियो में पढ़े हैं। आगे जो है हम लोग और अच्छे तरीके से आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को इसका जो PDF वगैरह लेना है तो आप लोग टेलीग्राम वगैरह में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे की वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।